हाय बच्चों। आज हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट डायग्राम में जो है आपको क्या यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है तो हम लोग देखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसमें सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ फोर न्यूक्लियर पावर प्लांट करना है। ठीक है। देखिए ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट है। इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन हो रहा है। ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के तौर पे यूरेनियम और थोरियम को यूटिलाइज करते हैं हम लोग। ठीक है। तो उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो पहला टर्म है वो सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब साइड चेन में जो विभिन्न क्या है, जो पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया होना चाहिए ऑब्वियसली। इससे हार्मफुल रेडिएशन होता है। ठीक है। तो ये जो होगा आबादी से, घनी आबादी से दूर होना चाहिए पावर प्लांट सिचुएटेड। ठीक है। इससे क्या होगा, रेडिएशन का जो खतरा हो रहा है इससे ये बचा जा सके। तो पॉपुल मतलब जहाँ पे घनी आबादी है उससे ज़्यादा दूर पे इस चीज़ को हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के साइट का सिलेक्शन होना चाहिए, ताकि जो भी रेडिएशन हो रहा है, हार्मफुल गैस वगैरह निकल रहा है, तो उससे बचा जा सके। एबिलिटी ऑफ वाटर क्या है, तो वाटर का एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। मतलब जल स्रोत जो है उसका उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। कूलिंग के लिए, जो आपका कूलिंग पर्पज के लिए समुद्र और क्या है, नदी है। ठीक है। जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी में क्या है, तो जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी का मतलब भूकंपीय क्षेत्र से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जहाँ भूकंप वगैरह आता है वहां से दूर इसको बनाना चाहिए, इस पावर प्लांट को सिचुएट करना चाहिए। एरिया मस्ट बी फ्री फ्रॉम सेस्मिक एक्टिविटी। वही हुआ सेस्मिक एक्टिविटी, मतलब क्या हुआ कि जमीन का जो है इस जो साइट सिलेक्शन होगा ये आपका भूकंप एरिया से दूर होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में क्या देखने को मिल रहा है, आपका प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना चाहिए, ताकि बड़ा बड़ा जो मशीन वगैरह है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है। इन मतलब ईंधन और जो भी वेस्टेज मटेरियल है उसको बाहर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का होना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अवे फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड मिलिट्री जोन्स होना चाहिए। ये सैनिक क्षेत्र से दूर और इंडस्ट्री उद्योग से दूर होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इस सुरक्षा की दृष्टि से इसको सिचुएट किया जाता है अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड मिलिट्री जोन्स। लास्ट है फेवरेबल एंड विंड डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब है इसके अनुकूल वायु की दिशा होना चाहिए, ताकि रेडियो धर्मी जो आपका एलिमेंट है, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो हवा के थ्रू ना फैले शहर की ओर। ठीक है। तो दैट इज द फेवरेबल विंड डायरेक्शन। करने का मतलब है जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रेडिएशन वगैरह हो रहा है वो क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ विंड जो है उसके अनुसार से क्या होना चाहिए, अनुकूल वायु दिशा होना चाहिए, ताकि रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है मतलब विद मतलब एयर के मीडियम से फैल ना सके। ठीक है। ये डिफरेंट आपका क्या हो गया, साइट सिलेक्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस जगह पे इस तरह के फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे इसका साइट सिलेक्शन होगा। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे देखते हैं कि हम लोग लेआउट एंड वर्किंग विद ब्लॉक डायग्राम। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो लेआउट में क्या देख रहे हैं हम लोग, देखिए न्यूक्लियर आपको क्या क्या है यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके। और यहाँ पे देखिए ये कंक्रीट का चेम्बर बना हुआ है। ये जो चेम्बर आपको दिख रहा है ये कंक्रीट का चेम्बर है। ठीक है। ये स्टील कंटेनर है, आपको ये जो पार्ट दिख रहा है स्टील का कंटेनर है। ये गैस ब्लोअर है, इसी का गैस ब्लोअर पार्ट। और ये हीट एक्सचेंजर कहलाता है। ठीक है। सभी का अलग अलग पर्पस हम बताएंगे। यहाँ से स्टीम जाएगा। ठीक है। टरबाइन है, टरबाइन में काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी यहाँ पे कौन सा कन्वर्शन होगा, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगा टरबाइन के थ्रू। ठीक है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में जाएगा, तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा।
यहाँ पे कंडेंसर है, कंडेंस के लिए करने के लिए फिर से ये कंडेंस होती है, वाटर के फॉर्म में जाएगा, फिर से हमारी, ठीक है, हीट एक्सचेंजर में चला जाएगा। और देखिए, ये जो आपका कंक्रीट चैम्बर या स्टील कंटेनर है, इसमें क्या क्या टर्म है, मॉडरेटर रॉड लगा हुआ है, ठीक है, फिर फ्यूल रॉड है, एक कंट्रोल रॉड है, सभी का अलग अलग पर्पस है, तो हम सबको डिस्कशन करेंगे। ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इसका अगर ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर है, स्टीम टरबाइन, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर के लिए, मतलब एक प्रोसेस हो गया कि कैसे कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को हम लोग कैसे कैसे यूज कर पा रहे हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म में क्या है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर जो आपको लगा हुआ था, उसके बाद हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर के बाद क्या स्टीम टरबाइन है, टरबाइन के बाद क्या अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के बाद ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर के बाद फाइनली ग्रिड है जहाँ से आपको इसको ले जाना है, ठीक है, कूलिंग वाटर सर्किट भी लगा हुआ है, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे तो क्या है, इसका जो कार्यविधि है इसमें, तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, आपका नाभिकीय विखंडन होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, जनरेट करता है हीट फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। ये न्यूक्लियर फ्यूजन से ही आपका क्या होता है, हीट जनरेट होता है, उष्मा यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है, इसी उष्मा को यूज करेंगे हम लोग वाटर को क्या करने में, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो फिर क्या बोला जाता है, हीट इज ट्रांसफर टू ए हीट एक्सचेंजर और बॉयलर कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम। तो यही जो हम लोग हीट जो मिला, हम लोग को क्या करेंगे, इस उष्मा को हीट एक्सचेंजर में दे दिया जाता है, जो पानी को वाष्प में बदल देता है। हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, जो वाटर है, हीट एक्सचेंजर में जाने से क्या होगा, वो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। जो जो जल था वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर स्टीम ड्राइव्स क्या करेगा, टरबाइन कनेक्टेड टू अल्टरनेटर एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। स्टीम, ये ये जो टरबाइन, स्टीम टरबाइन, ये क्या करेगा, स्टीम टरबाइन का काम क्या है, स्टीम टरबाइन का काम है कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये ड्राइव करेगा। ये कपल किससे है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भाप मेरा बन रहा है वो टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन से जो घुमाने में मतलब मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, और मैकेनिकल एनर्जी कहाँ ले जाएगा, जनरेटर के इनपुट में, जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, भाप जो स्टीम है उसको कूलर द्वारा, मतलब कंडेंसर जो हम यूज कर रहे हैं, कूलर द्वारा पुनः जल में बदल दिया जाए, ठीक है, कंडेंस करके, जो भाप जो था उसको फिर कंडेंस करना, मतलब फिर से वाटर में कन्वर्ट कर देंगे उसको। जो भाप था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में, और वाटर में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, उसको फिर से उपयोग में ले आया जाएगा, फिर से उसको उपयोग में यूटिलाइज कर लेंगे वाटर को, इसमें कन्वर्ट करने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल था, ठीक है। तो व्हाट आर द, अब इसमें देखेंगे डिफरेंट फैक्टर्स है इसके लिए, ठीक है। देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर किस चीज से मेन बना होता है, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस हो रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है किस चीज में बना होता है, रिएक्टर कोर होता है, रिएक्टर कोर में ही आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है यहीं पे होता है, यहाँ पे क्या है, फ्यूल है, कंट्रोल रोड्स है, मॉडरेटर, ठीक है। तो रिएक्टर कोर में ही आपका कौन सा प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, यहीं पे आपका फ्यूजन प्रोसेस होता है। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका कंट्रोल रॉड जो होता है, इसको बोलते हैं नियंत्रित छड़। इसमें क्या करता है, ये न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने का काम करता है, तो कंट्रोल रॉड, इसको कंट्रोल द न्यूट्रॉन्स, ठीक है, कंट्रोल द, इसको कंट्रोल करता है न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स, कंट्रोल रॉड। और मॉडरेटर जो होता है इसका काम क्या है, ये न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, मतलब टू रिड्यूस द मोशन ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मॉडरेटर का काम क्या है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ठीक है। फिर ये यहाँ पे लगा हुआ है आपका कूलेंट सिस्टम, प्रेशर वेजर, और क्या बोलते हैं, कूलेंट सिस्टम, कूलेंट सिस्टम से ही उष्मा आपका निकलता है, ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है, उष्मा, हीट रिलीज यहीं से होता है। और उसके बाद कंटेंट
कंटेनमेंट स्ट्रक्चर जो है, ये आपका ये जो दिख रहा है, ये क्या करता है, रेडिएशन से सुरक्षा देता है। जो रेडिएशन आएगा उससे उसको बचाएगा, सुरक्षा देगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। कार्य मतलब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ईंधन के तौर पे, मतलब फ्यूल के तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं इस प्लांट में, फ्यूल के तौर पे यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। और यूरेनियम 235 का ही यहाँ पे क्या होता है, विखंडन होता है, या फ्यूजन प्रोसेस होता है यहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन। जिससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो न्यूट्रॉन और क्या होगा, उससे क्या निकलेगा, एक तो न्यूट्रॉन निकलेगा ही, प्लस हीट एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, हीट एनर्जी आपको प्राप्त होगा। किससे मिलेगा, तो न्यूट्रॉन प्लस हीट एनर्जी। ओके। कंट्रोल रोड क्या करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर रिएक्शन को नियंत्रित कर लेता है। कंट्रोल रोड क्या करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर रिएक्शन जो हो रहा है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। फिर जो उष्मा को बाहर निकाल कर क्या करते हैं, स्टीम, उष्मा जो उससे प्राप्त हुआ, उससे जो हीट एनर्जी मिला है उष्मा, इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसके वो स्टीम में जैसे कन्वर्ट होता है तो स्टीम के थ्रू मेरा टरबाइन क्या होता है, घूमना स्टार्ट हो जाता है। स्टीम के प्रेशर से टरबाइन क्या होता है, घूमना, मतलब क्या हो, कौन सा एनर्जी मिला, मैकेनिकल एनर्जी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ओके। मुख्य उपकरणों और कार्य और विशेषताएं आगे हम लोग देखते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंट टर्म। देखिए इसमें फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ की कंपोनेंट्स, ठीक है, इसका जो फीचर्स क्या है, उसका की कंपोनेंट्स क्या है। तो पहला है कोर। कोर में क्या होता है, रिएक्टर का भाग, ऐसा भाग जहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस होता है, कोर में ही मेरा आपका क्या होता है, मेन पार्ट ऑफ द रिएक्टर वेयर फ्यूजन अकर्स, कंटेंस फ्यूल मॉडरेटर एंड कंट्रोल रोड होता है आपका। ठीक है, ये सब तो बता दिए, मॉडरेटर का काम क्या है, कंट्रोल रोड के क्या है। ठीक है, फ्यूल जो है यहाँ पे, ये जो मटेरियल है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का यूज किया जाता है। मतलब ये क्या होता है, फ्यूजन प्रोसेस में जो बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है, जो फ्यूल के तौर पर हम लोग यूज कर रहे हैं यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम 239। ठीक है, मॉडरेटर जो होता है यहाँ पे, मॉडरेटर क्या करता है, ये न्यूट्रॉन की गति को कम करने का काम करता है। जो न्यूट्रॉन का जो गति है, स्पीड है, उसको वो कम कर देता है। ठीक है, तो कम कैसे करता है, ग्रेफाइट या आप हैवी वाटर को यूज करके, यहाँ पे जैसे ग्रेफाइट और हैवी वाटर यूज करके हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं। कंट्रोल रोड का क्या काम है, ये न्यूट्रॉन की गति को अवशोषित कर रिएक्शन को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन जो हो रहा था, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है और और रिएक्शन को नियंत्रित करता है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैडमियम या बोरॉन का रॉड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, कैडमियम और बोरॉन रॉड यूज करके हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है देखिए, अलग कंपोनेंट थर्मल शील्डिंग, इसका क्या काम है यहाँ पे। तो थर्मल शील्डिंग का काम क्या है, ये विकिरण और ऊष्मा की सुरक्षा देती है। मतलब प्रोटेक्ट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड पर्सनल फ्रॉम रेडिएशन एंड हीट। ठीक है, तो ये क्या करता है, रेडिएशन और जो हीट है उससे क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। रेडिएशन और हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम लोग थर्मल शील्डिंग का यूज करते हैं। थर्मल शील्डिंग का यूज क्या है, रेडिएशन और हीट से बचने के लिए। फिर है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या काम है, ये क्या करता है, भागे हुए न्यूट्रॉन को वापस कोर में परिवर्तित करता है। तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है escaping neutrons back to the core, sustain the chain reaction। ये भागे हुए न्यूट्रॉन को वापस कोर में परावर्तित कर देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर फ्यूल्स, फिजल एंड फर्टाइल मटेरियल्स। ये क्या होता है, फिजल, फिजाइल जो मटेरियल है वो क्या क्या है, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। ठीक है, यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 जो है, ये क्या करता है, सीधे जो होता है रिएक्शन, जो फिजन प्रोसेस है, सीधे क्या करता है, फिजन
प्रोसेस के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। यहाँ से हीट एनर्जी यहीं से रिलीज होता है, जो फ्यूजन प्रोसेस होता है, बोmbardment होता है, उससे न्यूट्रॉन प्लस क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है। ये फ्यूल है आपका। कौन सा फ्यूल यूज करते हैं फिजाइल मटेरियल के तौर पर? यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 का यूज किया जाता है। फिर क्या है, फर्टाइल मटेरियल में यूरेनियम 238 और थोरियम 232 का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये स्वयं फ्यूजन नहीं करता है, मतलब ये खुद से फ्यूजन प्रोसेस में नहीं होता है, लेकिन फिजाइल में इसको क्या करते हैं, बदल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 कन्वर्ट इंटू फिजाइल मटेरियल। एग्जाम्पल क्या है, यूरेनियम 238। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिजाइल मटेरियल के तौर पे। किसको, यूरेनियम 238 और थोरियम 232 को। ओके। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या देखने को मिल रहा है, जो पहला टाइप है PWR है, इसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। ये क्या करता है, उच्च दाब में पानी, कूलेंट और मॉडरेटर दोनों। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, यूजेज वाटर एज कूलेंट एंड मॉडरेटर अंडर हाई प्रेशर। अंडर हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब पे क्या होता है, इसका यूज कूलेंट के तौर पे और मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हैं। कहाँ पे, कौन सा रिएक्टर में, तो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में, मतलब दोनों का यूज किया जाता है, कूलेंट एंड मॉडरेटर के तौर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्या है, BWR जो होता है, ये क्या होता है, ये पानी को सीधे उबाल कर भाप बनाई जाती है। मतलब वाटर को बॉईल करने के बाद इसमें क्या बनता है, भाप बन जाता है, प्रोड्यूस स्टीम। वाटर बॉइल्स इनसाइड रिएक्टर फॉर टू प्रोड्यूस स्टीम, इसको बोलते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तीसरा जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है, कन्वर्ट करता है फर्टाइल इंटू फिजाइल मटेरियल, यूज करता है लिक्विड मेटल मतलब सोडियम एज ए कूलेंट के तौर पर। ठीक है, फर्टाइल को क्या करता है, फिजाइल में बदलता है, और सोडियम कूलेंट के तौर पे हम लोग यहाँ पे उपयोग में लाते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है कांडू रिएक्टर। कांडू रिएक्टर में क्या है, ये भारी जल आधारित कनाडियन डिजाइन। ये क्या है, ये हैवी वाटर एज मॉडरेटर एंड कूलेंट। ठीक है, भारी जल आधारित है, हैवी वाटर। ठीक है, कौन सा डिजाइन है, कनाडियन, इसलिए नाम पड़ा कैंडू रिएक्टर। फिर है नेक्स्ट गैस कूल्ड रिएक्टर। क्या है, CO2 कूलेंट और ग्रेफाइट मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कूलेंट के तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, कूलेंट और ग्रेफाइट मॉडरेटर का यूजेस। CO2 को किस तरह यूज कर रहे हैं, कूलेंट एंड ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर की तरह। ठीक है, कूलेंट और ग्रेफाइट मॉडरेटर उपयोग होता है यहाँ। ठीक है, ये इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। फिर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो न्यूक्लियर वेस्ट से जो मिलेगा तो उसको हम डिस्पोज कैसे करेंगे, कि हाँ इसको न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोजल किया जाएगा। ठीक है, नाभिकीय कचरे का जैसे जो भी कचरा है वहां से निकलेगा, तो उसको हम कैसे उसका मतलब व्यवस्था करेंगे, उसको वेस्ट को कहाँ पे उसको मतलब फेंका जाए। ठीक है, पहला है लो लेवल वास्ट वेस्ट। LLW मतलब लो लेवल वेस्ट, डिस्पोज इनटू शैलो लैंड ब्रियर, मतलब कम रेडिएशन जमीन में गाड़ा जाता है। लैंड ब्रियर मतलब जमीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको डिस्पोज कर दिया जाता है। एक कम रेडिएशन, डिस्पोज इन शैलो। ठीक है, कम रेडिएशन और जमीन में गाड़ा जाता है। फिर है जमीन में गाड़ दिया जाता है इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट, ठोस कंक्रीट कंटेनरों में। ठीक है, इसको कहाँ यूज करते हैं, स्टोर इन कंक्रीट कंटेनर्स अंडरग्राउंड। तो इसको स्टोर कर लिया जाता है कहाँ पे, ठोस कंक्रीट कंटेनर में। फिर तीसरा है इंटरमीडिएट लेवल ILW, तो बता दिए होंगे। फिर है हाई लेवल वेस्ट HLW, स्टोर्ड इन वाटर पूल्स बाय ड्राई क्रैक्स एंड ब्यूरेड डीप अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल डिस्पोजल। इसको क्या करते हैं, अत्यधिक रेडियोधर्मी जो है उसको जलाशय में स्टोर कर लिया जाता है जहाँ पे वाटर होता है। ठीक है, और उसको गहराई में गाड़ दिया जाता है नीचे जमीन के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्पेंट फ्यूल। स्पेंट फ्यूल क्या करता है, दोबारा प्रोसेस, कैन बी रिप्रोसेस्ड और स्टोर्ड इन ए लॉन्ग टर्म फैसिलिटी। दोबारा प्रोसेस किया जाता है, क्या करते हैं हम लोग, उसको दोबारा हम लोग प्रोसेस में लाते हैं स्पेंट फ्यूल को। इट कैन बी रिप्रोसेस्ड और स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज। अब क्या है, मेरिट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, मेरिट्स में देखते हैं।
मेरिट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो हम लोग क्या करते हैं। मेरिट मतलब एडवांटेज क्या है न्यूक्लियर पावर में? पहला है हाई एनर्जी आउटपुट विद स्मॉल फ्यूल क्वांटिटी। दूसरा है लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तीसरा है इफिशिएंट एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन। एंड चौथा क्या, लेस एरिया एंड हाइड्रो पावर। कहने का मतलब हुआ कम ईंधन में अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं यहाँ से, ठीक है, एडवांटेज है। प्रदूषण इसमें क्या होता है, मतलब CO2 रहित होता है, ठीक है, इसमें CO2 क्या होता है, रहित होता है, तो प्रदूषण नहीं करता है। बेस लोड प्लांट के रूप में निरंतर बिजली का उत्पादन करता है। कौन सा लोड होता है, ये दो लोड होता है, पीक लोड, बेस लोड। तो ये होता है बेस लोड प्लांट के रूप में निरंतर बिजली का उत्पादन करता है। फिर क्या है, जगह की आवश्यकता कम होती है, लेस एरिया रिक्वायर्ड देन हाइड्रो पावर। ठीक है, इसमें हाइड्रो पावर की तुलना में लेस एरिया का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। डिमेरिट्स में देखिए क्या है, डिमेरिट्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, हाई कैपिटल कॉस्ट होता है, ठीक है, उच्च प्रारंभिक लागत होता है। फिर दूसरा क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल इशूज होता है। रेडियो धर्मी कचरे का क्या करते हैं हम लोग, जो इसको निपटाना जो होता है बोलते हैं, वो कठिन होता है। जो कचरा है उसको कहाँ पे यूज कर, कहाँ पे फेंकेंगे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। फिर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा दुर्घटना जो है उसका खतरा बना रहता है। ठीक है, जैसे चेरनोबिल हो गया, दूसरा क्या है, फुकुशिमा हो गया, ठीक है, ये उदाहरण के तौर पे। फिर इसमें न क्या है, निर्माण और बंद करने में लंबा समय लगता है। तो निर्माण करने में और उसको बंद करने में लंबा समय लगता है। और क्या है, फिजाइल ईंधन सीमित है, आपका जो फिजाइल मटेरियल्स है वो मतलब बहुत कम है, मतलब ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है, ठीक है, सीमित है वो। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में पहला है तारापुर। ठीक है, पहला कौन सा ले रहे हैं, तारापुर। ये महाराष्ट्र में है आपका, इसका कैपेसिटी है 1400 मेगावाट का। ठीक है, ये जो रिएक्टर है वो क्या है, बॉइल्ड वाटर रिएक्टर, और क्या था, PHWR। इस ऊपर में मैंने बता दिया इसको, ठीक है। फिर दूसरा है कुंडनकुलम, ये तमिलनाडु में है आपका, इसका जो है 2000 मेगावाट का है। ये PWR रशियन VBR है। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्टर है। कैगा है कर्नाटक में, ये 880 मेगावाट का प्रोडक्शन करता है। ये PHWR है रिएक्टर, ये सारा रिएक्टर का टाइप्स है, ठीक है। काकरपारा गुजरात में है, 1370 मेगावाट का प्रोडक्शन करता है, ये PHWR रिएक्टर है। रावत भाटा जो है राजस्थान में है, 1180 मेगावाट का प्रोडक्शन करता है, ये भी PHWR है। ये नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, 440 मेगावाट का प्रोडक्शन करता है, और ये भी PHWR है। कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है, और ये 440 मेगावाट का प्रोडक्शन करता है, ये भी PHWR रिएक्टर में आता है। ठीक है, तो ये था लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। और आगे क्या है, ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था शायद, ठीक है, यहाँ दो और हैं, जैतपुर है और चुटका। ठीक है, ये कमीन है, ये चुटका जो है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, 1400 मेगावाट का बन रहा है वो, PHWR या पमी है। और जैतपुर जो है वो महाराष्ट्र में है, 9,900 मेगावाट का प्रोडक्शन करने के लिए 6 यूनिट है, 1650 यूनिट का एक यूनिट है। और ये फ्रेंच, ये कौन सा है, फ्रेंच यूनिट, तो फ्रेंच टाइप। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।